खेद है कि आज भी जाति प्रथा के समर्थक मौजूद हैं। इसके समर्थक अनेक हैं। इसका समर्थन इस आधार पर किया जाता है कि जाति प्रथा श्रम के विभाजन का एक अन्य नाम ही है। यदि श्रम का विभाजन प्रत्येक सभ्य समाज का एक अनिवार्य लक्षण है, तो यह दलील दी जाती है कि जाति प्रथा में कोई भी बुराई नहीं है। इस विचार के विरुद्ध पहली बात यह है कि जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन नहीं है, यह श्रमिकों का विभाजन है। इसमें संदेह नहीं है कि सभ्य समाज को श्रम का विभाजन करने की आवश्यकता है, किंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम के विभाजन के साथ इस प्रकार के पूर्णतः अलग वर्गों में श्रमिकों का अप्राकृतिक विभाजन नहीं होता। जाति प्रथा मात्र श्रमिकों का विभाजन नहीं है, बल्कि यह श्रम के विभाजन से बिल्कुल भिन्न है। यह एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था है जिसमें श्रमिकों का विभाजन एक के ऊपर दूसरे क्रम में होता है। किसी भी अन्य देश में श्रम के विभाजन के साथ श्रमिकों का इस प्रकार का क्रम नहीं होता। जाति प्रथा के इस विचार के विरुद्ध एक तीसरा तथ्य भी है। श्रम का यह विभाजन स्वतः नहीं होता, यह स्वाभाविक अभिरुचि पर आधारित नहीं है। सामाजिक और व्यक्तिगत कार्य कुशलता के लिए यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति की क्षमता को इस बिंदु तक विकास किया जाए कि वह अपनी जीविका का चुनाव स्वयं कर सके। जाति प्रथा में इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों को पहले से ही कार्य सौंपने का प्रयास किया जाता है, जिसका चुनाव प्रशिक्षित मूल क्षमताओं के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि माता पिता के सामाजिक स्तर पर होता है। एक अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यवसायों का यह स्तरण जो जाति प्रथा का परिणाम है, निश्चय ही घातक है। उद्योग कभी भी स्थिर नहीं होता, इसमें तेजी से और अचानक परिवर्तन होते हैं। ऐसे परिवर्तनों से व्यक्ति को अपना व्यवसाय बदलने की छूट होनी चाहिए। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति को अपने आप को ढालने की ऐसी स्वतंत्रता के बिना उसके लिए अपनी आजीविका कमाना असंभव हो जाएगा। जाति प्रथा हिंदुओं को ऐसे व्यवसाय अपनाने की अनुमति नहीं देगी जहां उनकी जरूरत है, यदि वे आनुवांशिक रूप से उनसे संबंधित नहीं हैं। यदि कोई हिंदू अपनी जाति के लिए निर्धारित पेशे के अलावा नए पेशों को अपनाने की बजाय भूखा मरता दिखाई देता है, तो इसका कारण जाति प्रथा की कठोरता ही है। पेशों के पुनर्समायोजन की छूट न देकर अधिकतर बेरोजगारी फैलती है, जिसका सीधा कारण जाति प्रथा है जो हमारे देश में मौजूद है। श्रम के विभाजन के रूप में जाति प्रथा में एक और गंभीर दोष है। जाति प्रथा द्वारा उत्पन्न श्रम का विभाजन छांट पर आधारित विभाजन नहीं है। इसमें व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत वरीयता का कोई स्थान नहीं है। इसका आधार पूर्व नियति का सिद्धांत है। सामाजिक कार्य कुशलता का विचार हमें इस बात को स्वीकार करने पर विवश करता है कि औद्योगिक प्रणाली में सबसे बड़ा दोष केवल निर्धनता नहीं है। इस प्रणाली में जो बड़ा कष्ट है वह यह है कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे व्यवसायों में लगे हैं जिनके प्रति उनकी प्रवृत्ति नहीं है। यदि किसी ऐसे को व्यवसाय से निरंतर लगा रहना पड़े जो उस व्यक्ति को उससे पीछा छुड़ाने, उसके प्रति सद्भावना न होने और उससे बचने की इच्छा होती है। भारत के अनेक ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें हिंदू निकृष्ट मानते हैं, इसलिए जो लोग उनमें लगे हैं वे उनसे पीछा छुड़ाने को आतुर रहते हैं। ऐसे व्यवसायों से बचने और उन्हें त्यागने की निरंतर इच्छा बनी रहती है। इसका एकमात्र कारण वह निराशाजनक प्रभाव है जो उन पर हिंदू धर्म द्वारा उनके ऊपर आरोपित कलंक के द्वारा पड़ता है। ऐसी व्यवस्था में क्या कार्यकुशलता हो सकती है जिसमें न तो लोगों के दिल और न दिमाग अपने काम में होते हैं। इसलिए एक आर्थिक संगठन के रूप में जाति प्रथा एक हानिकारक व्यवस्था है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की स्वाभाविक शक्तियों का दमन रहता है और सामाजिक नियमों को तत्कालीन आवश्यकताओं की प्रवृत्ति होती है। कुछ लोगों ने जाति प्रथा के समर्थन में जैविक दलील दी है। कहा जाता है कि जाति का उद्देश्य प्रजाति की शुद्धता और रक्त की शुद्धता को परिरक्षित रखना है। अब निरजाति वैज्ञानिकों का मत है कि विशुद्ध प्रजाति के लोग कहीं नहीं हैं और संसार में सब भागों में सभी जातियों का मिश्रण है। विशेषकर भारत के लोगों के मामले में तो यह स्थिति आवश्यक है। श्री D.R. भंडारकर ने हिंदू जनसंख्या में विदेशी तत्व फॉरेन एलिमेंट्स इन दी हिंदू पॉपुलेशन विषय पर अपने लेख में कहा है कि भारत में शायद ही कोई ऐसा वर्ग या जाति होगी जिसमें विदेशी अंश का मिश्रण न हो। न केवल राजपूत और मराठा जैसी योद्धा जातियों में विदेशी रक्त का मिश्रण है, बल्कि ब्राह्मणों में भी है, जो इस सुखद भ्रांति में हैं कि वे सभी विदेशी तत्वों से मुक्त हैं। जाति प्रथा के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि उनका विकास प्रजातियों के मिश्रण को रोकने अथवा रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के साधन के रूप में हुआ है। वास्तव में जाति प्रथा का जन्म भारत की विभिन्न प्रजातियों के रक्त और संस्कृति के आपस में मिलने के बहुत बाद में हुआ। यह मानना है कि जातियों की विभिन्नताएं अथवा प्रजातियों की वास्तविक विभिन्नताएं और विभिन्न जातियों के संबंध में यह मानना है कि वे इतनी ही अधिक विभिन्न प्रजातियां थीं, तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना है। पंजाब के ब्राह्मण और मद्रास के ब्राह्मणों में क्या जातीय संबंध है?
बंगाल के अछूतों और मद्रास के अछूतों में क्या जातीय संबंध है? पंजाब के ब्राह्मणों और पंजाब के चमारों में क्या जातीय अंतर है? मद्रास के ब्राह्मण और मद्रास के पेरिया में क्या जातीय अंतर है? जाति की दृष्टि से पंजाब का ब्राह्मण उसी प्रजाति का है जिसका पंजाब का चमार है, और मद्रास के ब्राह्मण की भी वही जाति है जो मद्रास के पेरिया की है। जाति प्रथा मानव वंश या प्रजाति के विभाजन का निर्धारण नहीं करती। जाति प्रथा तो एक ही प्रजाति के लोगों का सामाजिक विभाजन है। यदि यह मान लिया जाए कि जाति प्रथा मानव प्रजाति को विभाजित कर देती है, तो यह भी सवाल किया जा सकता है कि अगर भारत में अलग अलग जाति और रक्त के समुदायों को अंतर विवाह करने की अनुमति दी, तो विभिन्न प्रजातियों और परिवारों को एक दूसरे में समागम से क्या हानि होगी? इसमें संदेह नहीं कि जहाँ तक आदमियों और जानवरों का संबंध है, उनमें इतना गहरा अंतर है कि विज्ञान उन्हें दो अलग अलग जीव रूपों की मान्यता देता है। लेकिन जो वैज्ञानिक प्रजातियों की शुद्धता, मिश्रणहीनता में विश्वास करते हैं, वे भी दावे के साथ यह नहीं कह सकते कि अलग अलग प्रजाति के लोग अलग अलग किस्म के होते हैं। वे सभी एक ही नस्ल की अलग अलग किस्मों के होते हैं। वे एक दूसरे की उपजातियों में विवाह करके संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी संतानें जो स्वयं भी आगे संतान उत्पन्न करने में समर्थ होंगी और जो बंध्या न होंगी। जाति प्रथा के पक्ष में आनुवांशिकता और सूजननिकी की तर्कहीन बातें बताई जाती हैं। अगर जाति प्रथा सूजननिकी यूनिक्स के मूलभूत सिद्धांत के अनुकूल होती तो इसमें किसी को भी आपत्ति न होती, क्योंकि किसी को भी उत्तम व्यक्तियों द्वारा समागम से जाति की किस्म में सुधार लाने में आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि जाति प्रथा के कारण उत्तम स्त्रियों और पुरुषों में सही समागम किस प्रकार सुनिश्चित होता है। जाति प्रथा नकारात्मक तथ्य है। यह केवल अलग अलग जातियों के लोगों को आपस में अंतर विवाह का निषेध करती है। यह ऐसा सकारात्मक उपाय नहीं है जिसमें एक ही जाति के दो उत्तम नर नारी आपस में विवाह कर सकें। यदि जाति का उद्गम सूजननिकी के सिद्धांत पर आधारित है, तो उपजातियों का प्रादुर्भाव भी सूजननिकी के आधार पर ही होना चाहिए। लेकिन क्या कोई गंभीरता पूर्वक यह कह सकता है कि उपजातियों का उद्गम सूजननिकी के कारण हुआ है? मैं समझता हूं कि स्पष्ट कारणों से ऐसा मानना बहुत ही असंगत है। अगर जाति का आशय प्रजाति या नस्ल से है, तो उपजातियों में पाए जाने वाले अंतर को प्रजातीय अंतर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि तब उपजातियां भी उसी परिकल्पना के आधार पर उसी एक मूल नस्ल की उपखंड होंगी। इससे यह स्पष्ट है कि उपजातियों में आपस में रोटी बेटी के व्यवहार पर रोक लगाने का उद्देश्य प्रजाति या रक्त की शुद्धता बनाए रखना नहीं हो सकता। फिर यदि उपजातियों का उद्गम सूजननिकी ही हो सकता, तो इस कथन में कोई दम नहीं है कि प्रजाति का उद्गम सूजननिकी है। फिर अगर यह मान भी लिया जाए कि जाति का उद्गम सूजननिकी के प्रयोजन से है, तो अंतर्विवाह संबंधी निषेध समझ में आ जाता है। लेकिन विभिन्न जातियों के बीच और विभिन्न उपजातियों के बीच खान पान पर भी निषेधाज्ञा लगाने का क्या प्रयोजन है? आपस में खान पान से तो रक्त पर कोई असर नहीं पड़ता, और इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि इससे प्रजाति या नस्ल सुधरेगी या खराब होगी। इससे सिद्ध है कि जाति का कोई भी वैज्ञानिक उद्गम कारण नहीं है, और जो इसे सूजननिकी के आधार पर सही बताना चाहते हैं, वे वैज्ञानिक का नाम लेकर घोर अवैज्ञानिक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। सूजननिकी को व्यवहारिक संभावना के रूप में तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक हमें आनुवांशिकता के नियमों का पक्का ज्ञान न हो जाए। प्रोफेसर बैटसन अपनी पुस्तक मैंडेल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी में कहते हैं, यदि संतान में बेहतर मानसिक गुण आए तो यह उसी के आधार पर कहना संभव नहीं है कि केवल किसी विशेष वंश परंपरा के गुण के कारण ही आए हैं। हो सकता है कि जो गुण संतान में आए हैं या जो शारीरिक शक्ति उसमें अधिक मात्रा में है, वह अनेक कारणों के होने से घटित है, न कि केवल एक आनुवांशिक तत्व के उसके शरीर में होने के कारण। यदि यह तर्क दिया जाए कि जाति प्रथा सूजननिकी की परिकल्पना का परिणाम था, तो उसका आशय यह होगा कि आज के हिंदुओं के पूर्वज आनुवांशिकता के विषय पर उस ज्ञान से संपन्न थे जो आधुनिक वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। पेड़ की जांच उसके फलों से की जानी चाहिए। अगर जाति सूजननिकी के आधार पर होती, तो उससे किस नस्ल के आदमी पैदा होने चाहिए थे, यह एक शारीरिक क्षमता का संबंध है। जहाँ तक शारीरिक क्षमता का संबंध है, उसमें हिंदू प्रजाति सबसे घटिया किस्म है, C3 की है। वह छोटे आकार के बोनों की जाति है जिनका शारीरिक विकास अवरुद्ध है और जिनमें दम नहीं है। भारत ऐसा राष्ट्र है जिसकी 90% जनता सैनिक सेवा के लिए अयोग्य है। इससे स्पष्ट है कि जाति प्रथा आधुनिक वैज्ञानिकों की सूजननिकी की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। जाति प्रथा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो हिंदू समाज के ऐसे विकृत समुदाय की झूठी शान और स्वार्थ की प्रतीक है जो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुसार
इतने समृद्ध थे कि उन्होंने इस जाति प्रथा को प्रचलित किया और इस प्रथा को अपनी जोर जबरदस्ती के बल पर अपने से निचले तबके के लोगों पर लागू किया।